मेरी वाइफ हॉस्पिटल के बेड पर लेटकर फेक डेथ का नाटक कर रही थी। मैं सीधा उस पर झपटा और उसे 2 जोरदार थप्पड़ मार दिए। फिर ऑर्गन डोनेशन डिपार्टमेंट को भी बुला लिया। सोचा कि एकदम दिल निकाल कर प्यार दिखाता हूँ। पिछले जन्म में मैं सिर्फ दुख में डूब गया था। मैंने वाइफ की बेस्ट फ्रेंड द्वारा दिया गया पानी पी लिया और फिर 3 दिन 2 रात तक बेहोश रहा। जब मैं फिर से जागा तब तक वाइफ की बॉडी जलाकर राख बनाई जा चुकी थी। मैं अभी दुख भी नहीं मना पाया था कि डेट कलेक्टर्स घर पर आ गए। तब मुझे पता लगा कि मरने से पहले वाइफ करोड़ों का कर्ज छोड़ गई थी। उन्होंने सिर्फ मेरी दोनों किडनी नहीं निकाली बल्कि मुझसे रोज 24 घंटे काम करवाया ताकि मैं उनका कर्ज चुका सकूं। सिर्फ 10 साल में मैं 80 साल के बूढ़े जैसा लगने लगा था। और तभी 10 साल पहले मर चुकी वाइफ अपने लवर को गले लगाकर लग्जरी कार में मेरे सामने से गुजरी। उसने हंसते हुए 100 यूएन मेरी तरफ फेंकर कहा कि ये मेरी मेहनत का इनाम है। मुझसे सांस तक नहीं ली गई और मैं वहीं मर गया। फिर जब मैंने आंखें खोली मैं उस दिन वापस लौट आया जब वाइफ को हार्ट अटैक आया था। सामने सफेद कपड़े से ढकी वाइफ को देखकर मैं मन ही मन हंसा। अगर तुम मरना चाहती हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। वाइफ की बेस्ट फ्रेंड वांग मनयून लगातार मुझे पानी पीने के लिए कह रही थी। मैं होश में आकर उसे देखने लगा। पिछले जन्म में मैं यही पानी पीकर बेहोश हुआ था। मुझे लगभग 100% यकीन था कि इस पानी में कुछ मिलाया गया है ताकि मैं लियू रुयान की फेक क्रिमेशन मिस कर दूं। मैंने ग्लास नीचे रख दिया और वांग मनयून की रोकने की परवाह किए बिना लियू रुयान के बेड तक गया। मैंने चादर हटाई। लियू रुयान का चेहरा लाल था और उसकी सांसें भी नॉर्मल लग रही थी। पिछले जन्म में मैं इतना दुखी और बेवकूफ था कि मुझे ये सब दिखाई ही नहीं दिया। मैंने हाथ उठाया और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया। लियू रुयान जरा भी नहीं हिली। लगता था कि वो पकड़े जाने के डर से पूरी एक्टिंग कर रही थी। वांग मनयून चिल्लाई। उसे लगा कि मैंने लियू रुयान की फेक डेथ पकड़ ली। जीजा जी आप गुस्से में ऐसा नहीं कर सकते। मैं लियू रुयान को बेरहमी से पीटता रहा। वांग मनयून की हालत देखकर लग रहा था कि वो अभी फट पड़ेगी। मैं रोते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था ना रात भर मत जागा करो, हेल्थ का ध्यान रखो। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? अब मुझे अकेला छोड़कर चली गई। मैं क्या करूंगा? वांग मनयून हकी बकी रह गई। मैं उससे बहस करने के मूड में नहीं था, इसलिए सीधा फोन निकालकर कॉल लगाया। हेलो, यहाँ ऑर्गन डोनेशन करना है। अभी अभी डेथ हुई है, जल्दी आइए। वांग मनयून रोकना चाहती थी लेकिन अपनी पहचान की वजह से कुछ नहीं बोली और जल्दी से किसी को मैसेज भेज दिया। कुछ ही मिनट में ऑर्गन डोनेशन वाले लोग पहुंच गए। मैंने दुखी चेहरा बनाकर कहा, मेरी वाइफ बहुत दयालु इंसान थी, उसकी अचानक मौत हो गई। मैं चाहता हूँ कि उसका जीवन किसी और के काम आए। स्टाफ भावुक होकर बोला, सर आप बहुत महान हैं, बताइए कौन सा ऑर्गन डोनेट करना है? मैंने गहरी सांस लेकर कहा, मेरी वाइफ हार्ट अटैक से मरी है। मुझे नहीं पता कौन सा ऑर्गन अभी काम का है। आप बॉडी खोलकर देख लो, जो काम का लगे निकाल लो। अगर कुछ भी इस्तेमाल लायक ना हो तो बॉडी मेडिकल स्कूल को दे देना। वांग मनयून तुरंत चिल्लाई, नहीं जीजा जी, रुयान दीदी कभी ऑर्गन डोनेशन नहीं चाहती थी। उन्होंने खुद मुझे बताया था, हमें उनकी आखिरी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। मैंने शांत होकर कहा, मनयून मैं रुयान का हस्बैंड हूँ, ये फैसला लेने का हक मुझे है। तुम सिर्फ उसकी फ्रेंड हो और तुम खुद डॉक्टर हो। क्या लोगों की जान बचाना नहीं चाहती? ऑर्गन डोनेशन वाले लोग भी बोले, हाँ डॉक्टर वांग कृपया रास्ता दीजिए। वांग मनयून बेचैन होकर इधर उधर भागने लगी। तभी लियू रुयान की माँ डू शॉमिन भागती हुई पहुंची। उसके बालों में सलोन के कर्लर अभी भी लगे हुए थे। उसने लियू रुयान को सही सलामत देखा तो राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया। निकम्मे आदमी, मेरी बेटी तुमसे शादी करके बर्बाद हो गई, वो मर गई और तुम उसकी बॉडी काटना चाहते हो। आखिर में ऑर्गन डोनेशन वाले लोग मजबूर होकर चले गए। वांग मनयून ने राहत की सांस ली और फिर लियू रुयान को सफेद कपड़े से ढक दिया। डू शॉमिन सोफे पर बैठकर मुझे लगातार गालियां देती रही। मैंने सिर झुकाकर कहा, माँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन वो चिल्लाई, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, मैं खुद अपनी बेटी को क्रिमेशन के लिए ले जाऊंगी। मैं तुरंत चुप हो गया और वांग मनयून द्वारा दिया गया वही पानी डू शॉमिन को दे दिया। वो लगातार चिल्लाने और टेंशन की वजह से बहुत प्यास लगी हुई थी, इसलिए उसने पूरा पानी एक सांस में पी लिया। वांग मनयून रोक भी नहीं पाई। सिर्फ 2 मिनट बाद ही डू शॉमिन गहरी नींद में गिर गई। वांग मनयून घबराकर बोली, जीजा जी आप फिर से ऑर्गन डोनेशन तो नहीं करवाना चाहते ना? मैंने सिर हिलाया और डू शॉमिन को सोफे पर सीधा लिटाकर कहा, नहीं, माँ ने मना कर दिया है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। वांग मनयून ने राहत की सांस ली और बोली, फिर आप आंटी को इमरजेंसी में ले जाइए, मैं रुयान दीदी की क्रीमेशन संभाल लेती हूँ। मैं हल्का सा हंसा और बोला, तुम डॉक्टर हो, तुम्हें पेशेंट को देखना चाहिए और मैं हस्बैंड हूँ, क्रीमेशन मैं कराऊंगा। इतना कहकर मैंने सीधे क्रीमेटोरियम में फोन कर दिया। वांग मनयून की हालत गर्म तवे पर चींटी जैसी हो गई। वो लगातार डू शॉमिन को जगाने की कोशिश करती रही लेकिन वो बिल्कुल नहीं उठी। आखिर क्रीमेटोरियम वाले आए और लियू रुयान को स्ट्रेचर पर ले गए। तभी वांग मनयून आखिर टूट गई और मेरा हाथ पकड़कर बोली, जीजा जी मुझे लगा अभी रुयान दीदी हिली थी, शायद उन्हें बचाया जा सकता है। मैंने डेथ सर्टिफिकेट उसके चेहरे पर फेंकते हुए कहा, अगर वो सच में जिंदा निकली तो हॉस्पिटल पर मर्डर का केस बनेगा और तुम भी बच नहीं पाओगी। वांग मनयून चुप हो गई। मैं हंसते हुए क्रीमेटोरियम की गाड़ी में बैठ गया। रास्ते में मैंने स्ट्रेचर पर पड़ी लियू रुयान को देखा और पाया कि उसकी उंगलियां हल्की हिल रही थी। शायद एनेस्थीसिया का असर खत्म हो रहा था और उसे एहसास हो चुका था कि सच में उसका क्रीमेशन होने वाला है। मैंने ड्राइवर से कहा, भैया जल्दी चलाओ, मेरी सास मेरी वाइफ की बॉडी छीनना चाहती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो पूरी बॉडी के साथ जाए। ड्राइवर ने एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। रास्ते में मुझे पिछले जन्म की याद आने लगी। 10 साल बाद जब मैंने लियू रुयान को सड़क पर देखा था, वो पहले जैसी जवान और खूबसूरत दिख रही थी। मैं उसे पहचानने के लिए उसके सामने भागा था। उसने काफी देर बाद मुझे पहचान कर हंसते हुए कहा था, सिर्फ 10 साल में तुम मेरे दादा से भी बूढ़े लगने लगे। मैंने कांपती आवाज में पूछा था, तुम मरी नहीं थी? वो हंसकर बोली, मैंने तुमसे छुटकारा पाने के लिए फेक डेथ की थी। तब मुझे सब समझ आ गया था। अगर वो डिवोर्स लेती तो उसे अपनी आधी प्रॉपर्टी मुझे देनी पड़ती और चीटिंग का बदनाम टैग भी लगा, लेकिन फेक डेथ करके उसने सारा कर्ज मेरे सिर डाल दिया और खुद नई पहचान के साथ अपने लवर जी बोदा के साथ रहने लगी। फिर वो हंसते हुए बोली थी, असल में हॉस्पिटल में मैं तुम्हारी सारी बातें सुन सकती थी, तुम्हारे रोने की आवाज आज तक नहीं भूली। तुम आदमी होकर हंस जैसी आवाज में रो रहे थे, बहुत मजेदार था। उसकी हंसी सुनते सुनते मैं सीने को पकड़कर गिर पड़ा था। जी बोदा बोला, जान ये आदमी कहीं स्कैम तो नहीं कर रहा, चलो यहाँ से।
और दोनों मुझे मरता छोड़कर चले गए थे। अब वर्तमान में मैं लियू रुयन के सीने पर झुककर उसकी हार्ट बीट सुनते हुए बोला, मुझे पता है तुम जिंदा हो, तुमने चीटिंग की, फेक डेथ की और मुझे कर्ज में डुबो दिया, लेकिन मैं तुमसे नफरत नहीं करता। तुम मरना चाहती हो ना, तो मैं तुम्हें जल्दी क्रीमेशन तक पहुंचा दूंगा। मुझे नहीं पता तुम्हें दर्द महसूस हो रहा है या नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हो रहा हो, ताकि तुम जिंदा जलने का एहसास खुद कर सको। लियू रुयान की उंगलियां कांपने लगी और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने उसके आंसू पहुंचते हुए कहा, अभी मत रो, फर्नेस में जाने के बाद और समय मिलेगा। मेरा फोन लगातार बज रहा था, कभी वांग मान्युन का कॉल आता तो कभी दू शाओमिन का, लेकिन मैंने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। आखिर इस वक्त मैं सिर्फ अपनी वाइफ को खो चुका एक दुखी हस्बैंड था, और ऐसे इंसान का किसी का फोन ना उठाना बिल्कुल नॉर्मल लगा है। ड्राइवर की तेज रफ्तार की वजह से आधे घंटे का रास्ता सिर्फ 20 मिनट में खत्म हो गया, लेकिन वहां पहुंचने के बाद पता चला कि क्रीमेशन ग्राउंड में आज बहुत भीड़ है और लियू रुयान की बारी आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। मैं तुरंत वहां के इंचार्ज के पास गया और रोने का नाटक करते हुए बोला, मेरी वाइफ की अचानक हार्ट अटैक से डेथ हो गई और ये खबर सुनकर मेरी सास भी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है। मुझे जल्दी वापस जाना है, प्लीज मेरी वाइफ का क्रीमेशन पहले करवा दीजिए। मैं अपनी सास को भी खोना नहीं चाहता। वह आदमी शायद पहली बार किसी को क्रीमेशन के लिए लाइन तोड़ते देख रहा था। उसने कहा, मैं आपकी सिचुएशन समझ सका हूँ, लेकिन बाकी लोग भी काफी देर से वेट कर रहे हैं, इसलिए सीधे आपको आगे भेजना मुश्किल है। इतना कहकर उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया जैसे वह रिश्वत मांग रहा हो। मुझे समझ आ गया था कि ये लोग पैसे मांग रहे हैं। मैंने तुरंत फोन निकाला और उस आदमी को सीधे 2000 ट्रांसफर कर दिए। भाई प्लीज हेल्प कर दो, मैं एक ऑर्फन हूँ। मेरी वाइफ और मेरी मदर इन लॉ ने हमेशा मुझे अपनों से भी ज्यादा प्यार दिया है, मैं उन्हें दोबारा नहीं खो सका। मेरी बात सुनकर वो आदमी इमोशनल हो गया और उसने मदद कर दी। इस तरह लियू रुयान को लाइन तोड़कर सीधे अंदर भेज दिया गया और सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही उसे क्रीमेशन फर्नेस की तरफ ले जाया गया। स्टाफ जैसे ही बटन दबाने वाला था, मैंने उसका हाथ रोक दिया। मैं नहीं चाहता था कि किसी और के हाथों उसका एंड हो, बदला मुझे खुद लेना था। मेरे जोर देने पर स्टाफ मान गया और बटन दबाने की परमिशन मुझे दे दी, लेकिन उसी वक्त गेट के बाहर से डू शाओमिंग और वांग मान्युन की घबराई हुई आवाज गूंज उठी, रुको, बॉडी को मत जलाना, प्लीज रुक जाओ, मेरी बेटी को बाहर निकालो। जीजा जी वेट करो, आंटी को रुयान दीदी से कुछ कहना है। लेकिन वांग मान्युन चिल्लाई, दूर हट, मैं अपनी बेटी को खुद जलाऊंगी। इतना सब होने के बाद भी दोनों फेक डेथ का ड्रामा कंटिन्यू करना चाहते थे। मैं जमीन पर घुटनों के बल गिर गया और दुखी होने का नाटक करते हुए बोला, माँ रुयान जा चुकी है, अब उसे शांति से जाने दीजिए। मैं उसका हस्बैंड हूँ, मैं कभी उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। हमारी बहस देकर आसपास लोग इकट्ठा होने लगे। क्रीमेटोरियम के वर्कर्स भी कंफ्यूज होकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। एक वर्कर इरिटेट होकर बोला, यहाँ कोई ड्रामा चल रहा है क्या? ये क्रीमेटोरियम है, मजाक की जगह नहीं। इतना कहकर उसने बटन दबाने की कोशिश की, लेकिन वांग मान्युन और डू शाओमिन पागलों की तरह उस पर झपट पड़े। दोनों इतनी जोर से बटन की तरफ कूदे कि वर्कर डरकर साइड हट गया और अगले ही सेकंड दोनों सीधे बटन पर गिर पड़े। बूम! फर्नेस के अंदर भड़कती हुई आग ने पल भर में लियू रुयान को अपनी लपटों में निगल लिया। 2 तेज चीखें गूंजी और सब लोग शॉक में वांग मान्युन और डू शाओमिन को देखने लगे, लेकिन मेरी नजर सिर्फ फर्नेस के अंदर थी। लगता था एनेस्थीसिया का असर अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। मुझे हल्का सा दिख रहा था कि लियू रुयान मुंह खोलकर मदद के लिए हाथ बढ़ा रही है, लेकिन बाहर का हंगामा इतना ज्यादा था कि किसी ने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। 1 मिनट बाद जब सबने दोबारा फर्नेस की तरफ देखा तो क्रीमेटोरियम के स्टाफ धीरे धीरे हैरानी से बात करने लगे। मैंने पहली बार देखा है कि किसी का हाथ इतना ऊपर तक उठ रहा हो, बिल्कुल जिंदा इंसान जैसा लग रहा है। अच्छा हुआ दिन का टाइम है, वरना आधी रात में तो मुझे लगा कोई डेड बॉडी वापस जिंदा हो गई। मैंने आंखों से नकली आंसू पोंछे और मुश्किल से अपनी मुस्कान छुपाई, फिर दुखी चेहरा बनाकर बोला, मेरी वाइफ अपनी माँ से सबसे ज्यादा प्यार करती थी। शायद आंटी की आवाज सुनकर वो आखिरी बार उन्हें देखना चाहती होगी। उसके बाद मैंने फर्नेस की तरफ देखकर आंसू पोंछने का नाटक किया और धीरे से बोला, रुयान तुम आराम से जाओ, मैं माँ का ख्याल रखूंगा और बहुत जल्द तुम दोनों को दोबारा मिला दूंगा। वांग मान्युन जमीन पर गिरी हुई डू शाओमिन की बिल्कुल परवाह नहीं करती और लड़खड़ाते हुए मेरे पास दौड़ी। जैसे ही उसने भट्टी के अंदर का नजारा देखा, वो वहीं आधी पागल सी हो गई। वो पागलों की तरह क्रीमेशन बटन दबाने लगी और चिल्लाई, रुको रुको! कर्मचारियों ने पहली बार किसी फैमिली मेंबर को इतना हिस्टेरिकल देखा था, इसलिए तुरंत उसे पीछे खींच लिया। मैडम, हम समझते हैं कि आप दुखी हैं, लेकिन डेड इंसान वापस नहीं आते। आप लोग ऐसा करेंगे तो मरने वाले की सोल भी चैन से नहीं जाएगी। वांग मान्युन का चेहरा इतना सफेद पड़ चुका था जैसे उसमें खून ही न बचा हो। वो धम्म से जमीन पर बैठ गई और सिर्फ मुझे रोकने की कोशिश करती रही। तभी डू शाओमिन हाथ पैर के बल रेंगती हुई मेरे पैरों तक आई, मेरी पैंट पकड़कर जोर जोर से चीखने लगी, तू कमीना है, तूने मेरी बेटी को मार डाला, मेरी बेटी की जान वापस कर। मैंने गहरी सांस ली और तुरंत डेथ सर्टिफिकेट निकालकर कहा, माँ मुझे पता है आप दुख में हैं, लेकिन रुयान की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसे अचानक हार्ट अटैक आया था। अगर भरोसा नहीं है तो मान्युन से पूछ लीजिए। उसी ने खुद रुयान को बचाने की कोशिश की थी और उसी ने ये डेथ सर्टिफिकेट मुझे दिया था। इतना कहकर मैंने सिर घुमाकर वांग मान्युन की तरफ देखा और बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कान दबाई। सही कह रहा हूँ ना मान्युन? वांग मान्युन के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। अगर वो कहती कि इंसान मरा नहीं था तो फिर डेथ सर्टिफिकेट कैसे बना, और अगर कहती कि इंसान मर चुका था तो डू शाओमिन कभी यकीन नहीं करती। लेकिन मेरी बात सुनते ही डू शाओमिन को भी सब समझ आ गया। वो पागलों की तरह चिल्लाई, तू ही है, तूने मेरी बेटी को मार डाला, मेरी बेटी जिंदा थी, फिर डेथ सर्टिफिकेट क्यों बनाया? अब मेरी बेटी को जिंदा जलाकर राख कर दिया गया, इसकी पूरी जिम्मेदारी तेरी है। उसकी ये बात सुनकर वहाँ मौजूद हर इंसान शॉक में जम गया। कर्मचारियों के चेहरे तक सफेद पड़ गए। हे भगवान, ये तो मर्डर है। इतना सुनते ही डू शाओमिन की आंखें पलट गईं और वो सीधे बेहोश होकर गिर पड़ी। मैंने तुरंत मौका देकर वांग मान्युन के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा और गुस्से में चिल्लाया, मान्युन तुम डॉक्टर होकर ऐसा मजाक करती हो? दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी पत्नी मर चुकी है तो मर चुकी है, तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही हो? वांग मान्युन मेरा थप्पड़ खाकर पूरी तरह सुन्न रह गई। आसपास के कर्मचारियों को भी लगने लगा कि शायद वो दुख में पागलों जैसी बातें
बातें कर रही है, इसलिए सब अपने अपने काम में वापस लग गए। जब तक लियू रुयान पूरी तरह राख बन चुकी थी, मैं गुस्से और दुख का नाटक करते हुए उसकी अस्थियां लेकर क्रीमेटोरियम से बाहर निकल आया। जाते जाते भी मैंने वांग मैनयून से कहा, तुमने बेवजह माँ को इतना डरा दिया कि वो बेहोश हो गई। अब उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ऐसा नहीं था कि मैं वहाँ रुकर तमाशा नहीं देखना चाहता था, लेकिन मेरे पास इससे भी ज्यादा जरूरी काम थे। घर लौटे ही मैंने लियू रुयान की राख को ड्राइंग रूम में सबसे दिखने वाली जगह पर रख दिया और तुरंत लॉयर से कांटेक्ट किया। फिर मैंने उसकी कंपनी, प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस अपने नाम करवाने की तैयारी शुरू कर दी। पिछले जन्म में मैं दुख में इतना डूब गया था कि जब तक मुझे होश आया, कंपनी मेरे हाथ से जा चुकी थी। अगर इस बार भी मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो जैसे ही दु शियाओमिन होश में आएगी, वो सब कुछ हथियाने की कोशिश करेगी। लॉयर चेन, रुयान की मौत अचानक हुई है, लेकिन उसने जिंदा रहते फैमिली ट्रस्ट और ओवरसीज अकाउंट्स के बारे में कुछ बातें बताई थी। मैं चाहता हूँ कि आप अपने सारे कॉन्टेक्ट्स इस्तेमाल करके 48 घंटों के अंदर उसकी असली ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकालें। फोन के दूसरी तरफ चेन जियानजांग थोड़ा हिचकिचाया। मिस्टर लिन, पब्लिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से मिस लियू के नाम पर सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज और एक ऑलमोस्ट बैंकरप्ट कंसल्टिंग कंपनी है और साथ में करोड़ों का डेट भी। मैंने ठंडी आवाज में कहा, लॉयर चेन, लियू रुयान इतनी चालाक औरत थी कि वो डिवोर्स लेने के बजाय फेक डेथ करना ज्यादा सही समझी। इसका मतलब साफ है कि वो जिन एसेट्स को बचाना चाहती थी, उनकी कीमत उन डेट्स से कहीं ज्यादा है। सब कुछ पता लगाइए, आपकी फीस 3 गुना कर दूंगा। कहते हैं ना, ज्यादा रिवॉर्ड मिलने पर लोग जान लगा देते हैं। अगले ही दिन दोपहर में मुझे लॉयर चेन की एनक्रिप्टेड मेल मिल गई। जैसा मैंने सोचा था, बिल्कुल वैसा ही निकला। लियू रुयान अपनी तथाकथित मेडिकल कंसल्टिंग कंपनी के जरिए लंबे समय से मनी लॉन्ड्रिंग और एसेट्स ट्रांसफर कर रही थी। उसने वांग मैनयून के डॉक्टर बैकग्राउंड का इस्तेमाल करके बड़ी मात्रा में इलीगल प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मूलाज खरीदे थे और उन्हें कई ऑफशोर कंपनीज के नाम पर छिपा रखा था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि मुझे एक सीक्रेट लॉकर का पता चला, जो उसी पुराने गराज के अंदर। जब मैंने उस जंग लगी शटर को खोला तो सीधा सड़ी हुई बदबू मेरे चेहरे पर आ गई। ये वही कोना था जहाँ पिछले जन्म में मैं कभी नहीं गया था। मैंने एक हिडन कंपार्टमेंट खोला। अंदर कोई ज्वेलरी नहीं थी, सिर्फ कैश की गड्डियां और कई क्रिप्टो करेंसी स्टोरेज डिवाइसेस रखे थे। करोड़ों का डेट। लियू रुयान, तो तुम्हारा प्लान था कि मैं कर्ज में डूबकर नरक जैसी जिंदगी जीऊं और तुम करोड़ों के बिटकॉइन लेकर विदेश में जी बोयुआन के साथ मजे करो। मैंने गिना, सिर्फ वहां रखे कैश ही 20 लाख से ज्यादा थे। मैंने तुरंत बैंक में जमा नहीं कराया, बल्कि उन लोन कंपनीज से कांटेक्ट किया जिनसे लियू रुयान ने सबसे ज्यादा उधार लिया था। सूदखोरों से बचने का सबसे अच्छा तरीका भागना नहीं, उन्हें खरीद लेना होता है। मैंने उन सब के बॉसेस को एक लग्जरी प्राइवेट क्लब में बुलाया। लियू रुयान मर चुकी है, डेथ सर्टिफिकेट यहाँ है, आप सब सुन ही चुके होंगे। उनमें से एक बोला, मिस्टर लिन, इंसान मर जाए तो भी कर्ज खत्म नहीं होता। आप फर्स्ट हेयर हैं, पैसा आपको चुकाना होगा। मैंने शांत होकर कहा, मैंने कब कहा कि नहीं चुकाऊंगा? ये 2 मिलियन है, सिंसेरिटी के तौर पर पहले इंटरेस्ट दे रहा हूँ। बाकी डेट मैं लियू रुयान की कंपनी संभालने के बाद लीगल शेयर्स मॉर्गेज करके चुका दूंगा। लेकिन एक कंडीशन है, लियू रुयान की माँ दु शियाओमिन और वो आदमी जी बोदा, उनके पास अभी भी उसका हिडन मनी हो सकता है। अभी वो हर जगह ये अफवाह फैला रहे हैं कि मैंने मर्डर किया है ताकि इनहेरिटेंस हथिया सके। अगर वो सफल हो गए तो आप लोगों को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। एक आदमी बोला, तो आपका मतलब? मैंने ठंडे स्वर में कहा, उन्हें मेरे रिपेमेंट प्रोसेस में इंटरफियर मत करने देना और उन्हें भी डेट कलेक्टर्स का स्वाद चखने दो। अगर उन्हें एविडेंस चाहिए तो पहले उन्हें कर्ज के दलदल में डूबने दो। लियू रुयान की कंपनी का नाम था रुयान ट्रेडिंग। नाम सुनने में क्लासी था, लेकिन असल में वो इलीगल ट्रांजैक्शंस का शेल कंपनी थी। कंपनी संभालने के पहले दिन मैं 12 बॉडीगार्ड्स लेकर पहुंचा। फाइनेंस मैनेजर वांग छिन, जो वांग मैनयून की कजन थी, डर के मारे सफेद पड़ चुकी थी। मिस्टर लिन, ये रूल्स के खिलाफ है। मैडम लियू अभी गुजरी हैं और आप पुराने एम्प्लॉइज को निकाल रहे हैं। मैंने फाइल उसकी तरफ फेंकी। रूल्स, सरकारी पैसे में 3,80,000 की गड़बड़ी और फेक इनवॉइसेस। मैनेजर वांग, तुम रूल्स पर बात करोगी या इकोनॉमिक क्राइम ब्रांच में जिंदगी पर? मैंने कोल्ड स्माइल के साथ कहा, आधा घंटा है, कंप्यूटर से लियू रुयान और जी बोदा के सारे ईमेल्स और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स निकाल दो। काम हो गया तो ये पैसा सेवरेंस पे मान लेना, वरना जेल में अपनी कजन के साथ रहना। 20 मिनट में मुझे सब मिल गया। उसमें लियू रुयान द्वारा इलीगली एसेट्स ट्रांसफर करने के प्रूफ और विदेश में प्रॉपर्टी खरीदने के कॉन्ट्रैक्ट्स भी थे। जो चीजें उसने फेक डेथ के बाद नई जिंदगी शुरू करने के लिए जमा की थी, वही अब मेरे लिए फ्रॉड और इलीगल एसेट ट्रांसफर के एविडेंस बन चुकी थी। आसमान धुंधला था और मैं बैंक बैलेंस बढ़ते हुए देख रहा था, लेकिन दिल में कोई भावना नहीं थी। लियू रुयान की प्रॉपर्टीज, डिजिटल एसेट्स और कंपनी शेयर्स मिलाकर कुल वैल्यू 5 करोड़ से ज्यादा हो चुकी थी और करोड़ों का डेट अब लीगली उसके पर्सनल फ्रॉड डेट में बदल चुका था, क्योंकि असली कल्प्रिट मर चुकी थी और एसेट्स सेटल हो चुके थे। बाकी सारा कर्ज गारंटोर दु शियाओमिन पर डाल दिया गया। यही मेरा उसके लिए आखिरी गिफ्ट था। पत्नी, शुक्रिया, अब मेरे पास पैसा है, घर है, कंपनी है। अब मैं तुमसे भी ज्यादा शानदार जिंदगी जीऊंगा। मैं शराब पीकर सोफे पर ही सो गया। अगले दिन तेज नॉक की आवाज से मेरी आंख खुली। दरवाजा खोला तो बाहर वांग मैनयून, दु शियाओमिन और एक आदमी खड़ा था जो मुझसे कुछ साल बड़ा लग रहा था। शायद वही जी बोदा था जिसे मैंने पिछले जन्म में देखा था। उसके हाथ में 6-7 साल का एक लड़का था जिसकी शक्ल लियू रुयान से मिलती थी। तो ये उनका इलेजिटिमेट सन था। इसी वजह से शादी के बाद वो कभी बचा नहीं चाहती थी। तीनों की आंखों के नीचे काले घेरे थे और पीछे कुछ पुलिस ऑफिसर्स खड़े थे। दु शियाओमिन चिल्लाई, ऑफिसर, यही आदमी है जिसने मेरी बेटी को जिंदा जला दिया। इसे पकड़ो और इसे भी फर्नेस में झोंक दो। मुझे पहले से अंदाजा था कि ये ड्रामा होगा, बस इतना जल्दी होगा ये नहीं सोचा था। मैंने हेल्पलेस बनते हुए लंबी सांस ली और डेथ सर्टिफिकेट निकालकर बोला, ऑफिसर, ये मेरी पत्नी का डेथ सर्टिफिकेट है। मेरी सास उसकी मौत सह नहीं पा रही है, शायद मेंटली अनस्टेबल हो गई है। फिर मैंने दुखी चेहरा बनाकर कहा, मेरी और मेरी पत्नी की शादी को 3 साल हुए थे। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैं नहीं चाहता था कि उसकी बॉडी सड़ जाए, इसलिए मैंने तुरंत क्रीमेशन करा दिया। क्या इसमें मेरी गलती है? दु शियाओमिन गुस्से से कांपते हुए बोली, बकवास, मेरी बेटी तुम जैसे निकम्मे आदमी से नफरत करती थी। अगर उस समय बोदा डिवोर्स ले सका तो रुयान तुमसे कभी शादी नहीं करती। तुमने जानबूझकर जल्दी क्रीमेशन करवाई ताकि उसकी कंपनी और इनहेरिटेंस हथिया सको। मैंने कंपनी वालों से कंफर्म किया है। मैंने आंखें
आंखें लाल करते हुए कहा, माँ आप मुझे गाली दे सकती हैं, लेकिन हमारा प्यार सच था। अगर प्यार नहीं होता तो वो मुझे फर्स्ट हेयर क्यों बना दी? और आप लोग कह रहे हैं कि वो जिंदा थी, तो क्या इतना बड़ा हॉस्पिटल ये नहीं पहचान सका कि कोई इंसान जिंदा है या मर चुका? मैन्यून ने खुद मुझे बताया था कि रुयान ब्रेन डेड थी और उसका दिल भी रुक चुका था। कौन जिंदा इंसान ऐसा होता है? दू शियाओमिन तुरंत वांग मैन्यून की तरफ देखने लगी, लेकिन वांग मैन्यून सिर्फ सिर झुकाकर खड़ी रही। अगर वो अब मान लेती कि डेथ सर्टिफिकेट फेक था तो सीधा क्रिमिनल केस बन जाता, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा और माहौल पूरी तरह डेडलॉक में बदल गया। शिबोदा ने धीरे से डू शियाओमिन का स्लीव पकड़ लिया। डू शियाओमिन चुप हो गई और गहरी सांस लेकर बोली, रुयन सच में मरी नहीं है, मैं रुयन का बॉयफ्रेंड हूँ। सालों पहले मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारा ब्रेकअप हो गया था, फिर गुस्से में उसने तुमसे शादी कर ली। इस साल मेरा डिवोर्स हो गया तो मैं अपने बच्चे के साथ रुयन को ढूंढने आया। रुयन भी जानती थी कि वो आज भी मुझसे प्यार करती है, इसलिए वो फेक डेथ करके तुम्हें छोड़ना चाहती थी, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम सच में उसका क्रीमेशन कर दोगे। लेकिन तुम रुयन को गलत मत समझना, उसने ये सब सिर्फ तुम्हें हर्ट न करने के लिए किया था। वो बहुत काइंड वुमन थी। अब रुयन नहीं रही तो हम बस चाहते हैं कि तुम इस बच्चे को एक्सेप्ट कर लो ताकि इसे इसका लीगल इनहेरिटेंस मिल सके। मैंने पानी का एक SIP लिया और फिर डू शियाओमिन की टोन कॉपी करते हुए कहा, तुम बकवास कर रही हो माँ। मुझे पता है तुम्हारी और रुयन की रिलेशनशिप कभी अच्छी नहीं थी। मरने से पहले रुयन ने अपनी विल में तुम्हारे लिए एक पैसा तक नहीं छोड़ा, इसलिए अब तुम पता नहीं कहां से एक बच्चा लेकर आई हो और रुयन पर झूठा इल्जाम लगाकर उसकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहती हो। सही कहा ना? डू शियाओमिन गुस्से से लगभग फट पड़ी, लेकिन पैसों के लिए खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी और रुयान की रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी। ये बच्चा सच में रुयान का ही है, मुझे सब पता है। मैंने तुरंत लियू रुयान की विल बाहर निकाली और कहा, माँ अगर तुम्हारा रिश्ता इतना अच्छा था तो इस विल में तुम्हारा नाम तक क्यों नहीं है? सारी प्रॉपर्टी सिर्फ मेरे नाम क्यों है? डू शियाओमिन के पास कोई जवाब नहीं था। जिबोदा भी चुप खड़ा था क्योंकि वो खुलकर ये नहीं कह सकता था कि लियू रुयान ने मेरे नाम प्रॉपर्टी सिर्फ इसलिए छोड़ी थी ताकि सारे डेट्स मेरे सिर आ जाएं। मैंने उसके पीछे खड़े बच्चे की तरफ देखा और मन ही मन हंस पड़ा। अब समझ आया कि 3 साल तक परफेक्ट वाइफ बनने का ड्रामा अचानक क्यों बंद हो गया। असल में उसका फर्स्ट लव और बेटा वापस आ चुका था, लेकिन मुझे दुख नहीं हुआ क्योंकि मैं एक बार मर चुका था। मैंने शांत होकर कहा, अगर तुम बोल रहे हो कि ये बच्चा रुयान का है तो प्रूफ दिखाओ, जैसे लीगली अप्रूव्ड DNA टेस्ट या बर्थ सर्टिफिकेट। जिबोदा और डू शियाओमिन दोनों एक साथ बोले, कोई DNA टेस्ट नहीं है, बच्चा घर पर पैदा हुआ था इसलिए बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है, लेकिन बच्चा रुयन का ही है। मैंने पुलिस की तरफ देखकर कहा, ऑफिसर अब आपको समझ आ गया ना? इन्हें पता है कि मेरी वाइफ का क्रीमेशन हो चुका है, इसलिए ये लोग एक बच्चा लेकर इनहेरिटेंस मांगने आ गए हैं। ऊपर से मुझे मर्डरर भी बोल रहे हैं, लेकिन इनकी बातों में खुद कॉन्ट्रडिक्शन है। डू शियाओमिन जल्दी से बोली, मैं बच्चे के साथ DNA टेस्ट करवा सकती हूँ। अगर मैं उसकी ग्रैंडमदर निकली तो इससे साबित नहीं होगा कि वो रुयन का बच्चा है। पुलिस ऑफिसर ने सिर हिलाया, नहीं ऐसे प्रूव नहीं होता। इससे सिर्फ ये साबित होगा कि आपका बच्चे से ब्लड रिलेशन है, लेकिन आपका और लियू रुयन का रिलेशन ऑफिशियली प्रूव नहीं होता। और अगर हो भी जाए फिर भी ये कंफर्म नहीं होगा कि लियू रुयन आपकी अकेली बेटी थी। मैं मन ही मन हंस पड़ा। असल में मैं लियू रुयन का जल्दी क्रीमेशन करवाना ही इसलिए चाहता था क्योंकि मुझे इसी सिचुएशन का डर था, और अब सच में वही हो रहा था। डू शियाओमिन और जिबोदा ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर जिबोदा दांत भींचकर बोला, बच्चा किसका है वो मैटर नहीं करता, लेकिन रुयान सच में जिंदा थी और इसी ने रुयान को जलवा दिया। ये मर्डरर है, इसे इनहेरिटेंस नहीं मिलना चाहिए। उसकी बात टेक्निकली सही थी, लेकिन पहले उसे ये प्रूव करना था कि मैं मर्डरर हूँ। मैं अचानक वांग मन्युन की तरफ मुड़ा और कहा, मन्युन अब तुम बताओ, रुयन जिंदा है या मर चुकी है? तुम डॉक्टर हो, तुम्हारा फैमिली भी है, सोच समझकर जवाब देना। शायद तुम्हें याद ना हो, लेकिन मुझे सब याद है। जब क्रीमेशन फर्नेस स्टार्ट होने वाला था तब तुम और माँ दोनों ने बटन दबाने से मुझे रोका था। अगर रुयन सच में जिंदा थी तो फिर तुम दोनों ही मर्डरर हुए ना? मैंने उनके रोकने वाले एक्शन को जानबूझकर मर्डर अटेम्प्ट की तरह पेश किया। डू शियाओमिन अभी तुम बकवास कर रहे हो बोलने ही वाली थी कि तभी वांग मन्युन ने दांत भींचकर कहा, रुयन दीदी सच में मर चुकी है। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी जिबोदा ने अपना फोन उठा लिया और कहा, मुझे पहले से पता था कि तुम लोग झूठ बोलोगे, इसलिए मैं प्रूफ लेकर आया हूँ। उसने फोन में वीडियो चला दी। वीडियो में जिबोदा, लियू रुयान, वांग मन्युन और डू शियाओमिन चारों सोफा पर बैठकर फेक डेथ का प्लान डिस्कस कर रहे थे। फोन से लियू रुयान की आवाज आई, उस वक्त मैं एनेस्थीसिया ले लूंगी, फिर तुम किसी तरह मेरे हस्बैंड को बेहोश कर देना, उसके बाद उसे बोल देना कि मेरा क्रीमेशन हो चुका है, काम हो जाने के बाद मैं तुम्हें 10 लाख दूंगी। लेकिन वीडियो अधूरी थी, उसमें वो प्राइवेट डिस्कशन नहीं था जिसमें ये लोग मेरे ऊपर डेट्स डालने की प्लानिंग कर रहे थे। वांग मन्युन नीचे बैठ गई, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि खुद को कैसे बचाए। वह घबरा कर बोली, मुझे सच में कुछ नहीं पता था। ऐसा लगा जैसे जिबोदा ने राहत की सांस ली हो। उसने कहा, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, सच में तुमने ही रुयान को मारा है, इसलिए तुम्हें जेल जाना चाहिए और उसकी सारी प्रॉपर्टी आंटी की होनी चाहिए। मैं शॉक होने का नाटक करते हुए चुप रहा। थोड़ा इमोशंस बनाने के बाद मैंने बेहद दुखी आवाज में कहा, ऑफिसर मैं रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहता हूँ। इन तीनों ने जानबूझकर मेरी पत्नी की फेक डेथ प्लान की और मुझे कुछ नहीं बताया। उस समय मैं दुख में टूट चुका था, इसलिए मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरी पत्नी सच में मरी नहीं थी। ये दोनों जानते थे कि मैं अपनी पत्नी के ऑर्गन्स डोनेट करने वाला हूँ और उसका क्रीमेशन करवाने वाला हूँ, लेकिन इन्होंने जानबूझकर मुझे सच नहीं बताया। इन लोगों ने ही जानबूझकर मुझे मेरी पत्नी का क्रीमेशन करवाने पर मजबूर किया ताकि बाद में ये लोग किसी बच्चे को लेकर आएं और प्रॉपर्टी हड़प सके। मेरी पत्नी मर चुकी थी, इसलिए मैंने नॉर्मल प्रोसीजर के हिसाब से उसका क्रीमेशन करवाया। क्या यह भी गलत है? जाहिर सी बात थी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। उन दोनों ने सोचा था कि सच जानकर मैं टूट जाऊंगा और उनके कंट्रोल में आ जाऊंगा, लेकिन मैं पहले ही एक बार मर चुका था। मैं अब पिछली जिंदगी वाला सीधा और बेवकूफ इंसान नहीं रहा था। जिस पल मेरी दोबारा आंख खुली थी उसी पल मैंने तय कर लिया था कि आगे का हर कदम कैसे उठाना है। मेरा गला तक बैठ चुका था। मैंने रोते हुए कहा, जब मैं ऑर्गन्स डोनेट करना चाहता था तब माँ आप भी वहाँ थी। जब आपने डोनेशन रिजेक्ट किया तब आपने मुझे सच क्यों नहीं बताया? अगर सिर्फ डिवोर्स चाहिए था तो क्या मैं मना कर देता? साफ है कि आप लोगों ने ही रुयान को बहकाया, उसे फेक डेथ के लिए तैयार किया और मुझे ऐसा इंसान बना दिया जिसने अपनी
अपनी ही पत्नी को क्रीमेशन फर्नेस तक पहुंचा दिया। आप लोग कितने निर्दयी हैं, दु शाओमिन घबराकर बोली, क्योंकि रुयान ने कहा था कि तुम्हें हर हाल में यकीन दिलाना होगा, इसलिए मैं सिर्फ ऑर्गन डोनेशन रोक सकती थी, सच नहीं बता सकती थी। मैंने तुरंत कहा, तो फिर यह क्या है? जब मैं क्रीमेटोरियम जा रहा था तब तुम लोगों ने मुझे फोन किया था, इसका मतलब तुम्हें पता था कि मैं रुयान का क्रीमेशन करने जा रहा हूँ। उस समय मैं इतना दुखी था कि फोन नहीं उठा पाया, लेकिन तुम मैसेज तो भेज सकती थी। और जब हम क्रीमेटोरियम पहुंचे तब भी रुयान का क्रीमेशन शुरू नहीं हुआ था। फिर तुम लोगों ने सच क्यों नहीं बताया? उल्टा सबके सामने जानबूझकर फर्नेस का बटन दबा दिया। दु शाओमिन और वांग मानियुन पूरी तरह चुप हो गई, लेकिन मैं सच्चाई जानता था। उन्हें पूरा भरोसा था कि सब कुछ समय पर हो जाएगा। बस अगर क्रीमेटोरियम में थोड़ी देर के लिए मुझे दूर कर दें तो उनका प्लान सफल हो जाएगा। आखिर रिस्क लेकर ही तो लोग अमीर बनते हैं। आखिरकार यह पूरा ड्रामा बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ। हर कोई अपनी अपनी बात को सही साबित कर रहा था, इसलिए पुलिस हम सबको स्टेशन ले गई और इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक टेम्पोरेरी कस्टडी में रखा। कुछ दिनों की जांच के बाद पुलिस को पता चला कि मैं सच में एक बेहद सीधा साधा हस्बैंड था, जिसे अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं कभी लियू रुयान के बिजनेस ट्रिप्स या पार्टीज के बारे में सवाल नहीं करता था, कभी उसका फोन चेक नहीं करता था। पुलिस ने मेरे नेबर्स, दोस्तों और कॉलीग्स से पूछताछ की, घर के सीसीटीवी फुटेज भी देखे और कंफर्म किया कि हम दोनों एक परफेक्ट कपल की तरह रहते थे। हमारे बीच कभी लड़ाई तक नहीं हुई थी। पुलिस को तो ये पता नहीं हो सकता था कि मैं रीबर्थ लेकर आया हूँ। मौजूदा सबूतों के हिसाब से ऐसा हस्बैंड अपनी पत्नी को अचानक क्यों मारेगा? दूसरी तरफ दु शाओमिन, वांग मानियुन और जी बोदा की बातों में ढेर सारे लूप होल्स थे। उनके पास कई मौके थे मुझे यह बताने के कि लियू रुयान जिंदा है, लेकिन उन्होंने जानबूझकर तब तक इंतजार किया जब तक उसका क्रीमेशन नहीं हो गया। खासकर वांग मानियुन और दु शाओमिन ने अपनी आंखों से लियू रुयान को फर्नेस में जाते देखा, फिर भी सच नहीं बताया और खुद बटन तक दबा दिया। भले ही वे कह रहे थे कि यह एक्सीडेंट था, लेकिन कौन यकीन करता? ऊपर से शुरुआत से ही फेक डेथ प्लान बेहद खतरनाक और सस्पिशियस थी। आखिर इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट यह निकला कि मैं सिर्फ एक बेगुनाह और दुखी हस्बैंड था जिसने अपनी पत्नी खो दी, जबकि बाकी तीनों पर मर्डर कॉन्स्पिरेसी का केस बन गया और उन्हें जेल भेज दिया गया बेल पर बाहर आने के बाद भी दु शाओमिन और जी बोदा माने नहीं। वे बार बार लोगों को मेरे पास ट्रबल करने भेजते रहे। पहले मैंने सोसाइटी मैनेजमेंट से कंप्लेंट की, फिर पुलिस से, लेकिन वे लोग जों की तरह पीछे पड़े रहे। आखिरकार मैंने लियू रुयान की प्रॉपर्टी से 100 बॉडीगार्ड्स हायर कर लिए और उन्हें साफ आदेश दिया, अगर कोई फिर ट्रबल करने आए तो इन दोनों को छोड़कर बाकी सबको इतना मारो कि हॉस्पिटल पहुंच जाएं। ज्यादा से ज्यादा कॉम्पेंसेशन ही तो देना पड़ेगा। इसके बाद दु शाओमिन और जी बोदा तो बच गए, लेकिन जिन लोगों को वे भड़का कर लाते थे उनकी हालत खराब हो गई। हॉस्पिटल का पूरा महीने का KPI उन्हीं लोगों से भर गया। आखिरकार कोई भी उनके लिए लड़ने को तैयार नहीं हुआ। दोनों बस गुस्से में मुझे घूरते रहते और मैं उनके सामने लग्जरी लाइफ एंजॉय करता। शैंपेन, एक्सपेंसिव कार्स, खूबसूरत लड़कियां। मैंने पिछली जिंदगी की हर कमी पूरी कर ली। ये सब देखकर दु शाओमिन और जी बोदा जल भुनकर पागल हो गए। आखिर 3 महीने बाद कोर्ट का फैसला आया। तीनों मर्डर कंस्पिरेसी में गिल्टी पाए गए और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जब पुलिस अरेस्ट वारंट लेकर पहुंची तो दु शाओमिन ने वहीं सुसाइड ड्रामा शुरू कर दिया। वह बैल्कनी पर चढ़कर जंप करने की धमकी देने लगी। वह चिल्ला रही थी कि मैंने अपनी पत्नी को मारा है, मैं जानवर से भी बदतर हूँ, पुलिस कानून का गलत इस्तेमाल कर रही है। नीचे क्राउड बढ़ता जा रहा था। दु शाओमिन को लगा कि लोग उसकी साइड लेंगे। वह रो रोकर इमोशनल स्पीच देने लगी, लेकिन करीब 1 घंटे बाद नीचे से किसी ने चिल्लाकर कहा, कूदना है तो कूद, ड्रामा मत कर, हमारा टाइम वेस्ट मत कर। ये सुनते ही दु शाओमिन गुस्से से उछली, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह सीधे नीचे गिर गई। तो आखिरकार लालच, झूठ और फेक डेथ के इस खेल का अंत हो ही गया। जिसने दूसरों के लिए जाल बिछाया, आखिर में वही अपने ही जाल में फंस गया। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अब अगली वीडियो किस स्टोरी पर चाहिए ये आप लोग हमारे चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में जाकर वोट करके डिसाइड कर सकते हो। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, वहां आपको अपकमिंग वीडियोस, अपडेट्स और एक्सक्लूसिव कंटेंट सबसे पहले मिलेगा।